तो दोस्तों नमस्कार, जूमिंग के नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भाव की, ताल की, लय की और कहानी की। इन सभी बातों का जब मिश्रण हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कथक। जी हाँ, कथक यानी घुंघरों की झनकार, पैरों की लय और भावों की भाषा। आज जूमिंग पर हम जानेंगे इस अद्भुत शास्त्रीय नृत्य की यात्रा, उसकी परंपरा और देवनंदिनी की कहानी, जिसने कथक को अपना जीवन बना लिया। देवनंदिनी, सबसे पहले आपका जूमिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने शो की शुरुआत करते हैं कि आपके नाम से। आपका नाम जो है ना, देव और नंदिनी, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत एलिगेंट और बहुत ही रिस्पेक्टेबल वाला लगता है। तो इसके बारे में बताइए कि इस प्रकार के नाम जनरली हमने लड़कियों के मैंने तो कम सुने हैं। नाम का ऐसा है कि पहले तो ये मेरे क्षेत्र को बड़ा जस्टिफाई करता है एज एन कथक ओके, आर्टिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। नाम का मतलब ये है देव नंदिनी। ओके, सो हमारे कथक में कहते हैं कि डांस के अंदर, नृत्य के अंदर ताल और लय, जैसे उसके बिना नृत्य अधूरा है, जी, वैसे ही नृत्य में आपका लास्य अंग और आपका तांडव अंग, अगर ओके, वो एक नृत्य में अधूरा है जी, तो कहीं ना कहीं वो नृत्य भी अधूरा है। ओके। तो ये क्वालिटी मेरे डांस में मेरी गुरु माँ ने देखी, तो वहाँ से ये इस नाम की शुरुआत हुई और आज मैं अपने क्षेत्र में इस नाम को अभी तक कैरी ऑन करके और जारी है। तो देव में शिव भी हैं और और नंदिनी पार्वती में भी है। पार्वती भी हैं। यस सो दिस इज हाउ यस देवनंदिनी। यस यस, ओके, नंदिनी बिलोंग्स टू पार्वती ओके, एंड देव बिलोंग्स टू महादेव, एंड दैट्स इक्वल टू अ डांसर who has the combination and quality of both the angas is equal to Devnandini. क्या बात है। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर डांस। कि Yes. जो कथक है, इसकी शुरुआत कब कैसे कहाँ हुई आपके साथ? कथक की शुरुआत, कथक की शुरुआत की जो यात्रा है वो बड़ी ही रोमांचित भी है, जी, एक प्रेरणादायक यात्रा भी है जी, मेरे अपने आप के लिए। जी, और आगामी जितनी भी इस क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए भी। मेरे बचपन में मुझे कथक से रूबरू करवाने वाला कोई नहीं था। एज़ हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में इसे बड़ा ही एक्सपेंसिव शौक माना जाता है ना? हम्म, आर्ट को एक नवाबों का शौक माना जाता है। हाँ, तो बिल्कुल मेरे लिए भी ये यात्रा जैसे मैंने कहा प्रेरणादायक भी रही, संघर्ष भरी भी रही और रोमांचित भी रही। लेकिन मैंने कथक को बहुत बार ये भी लगा एक वक़्त के बाद में कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। अच्छा। लेकिन कथक के लिए जो मेरा प्रेम था, कथक के लिए जो डेडिकेशन था, उसने मुझे, ना कथक ने मुझे छोड़ा, ना मैंने कथक को छोड़ा। सो इस तरह से यात्रा शुरू हुई और ये अभी तक जारी है। तो पहले म्यूजिक आया, मतलब जब हम लोग, आई एम श्योर जब आप छोटे रहे होगे तो हुँ, आपने टीवी पे आसपास कहीं देखा होगा। तो पहले हमारा जो परिचय होता है म्यूजिक से होता है, जहाँ हुँ, हम लोग गाना गाते हैं या हुँ, इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। हुँ, फिर बाद में हमें पता लगता है कि इसके तो डांस की भी अलग अलग शैलियां हैं, हुँ, 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 भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी हुँ, है। बिल्कुल। तो आपने पहले सीधे कथक पे पहुंचे या पहले गाने वाने का शौक लगा आपको पहले? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा सफ़र भी कुछ ऐसा रहा जी, कि जैसा मैंने कहा कि कथक से रूबरू करवाने वाला या ओके, परिचित करवाने वाला मुझे कोई नहीं था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड कहीं से भी सांगीतिक पक्ष या हम्म, सांगीतिक के क्षेत्र से नहीं था। देन म्यूज़िक एक यंग एज में आप सबसे पहले धुन सुनते हो। संगीत करेक्ट, ऐसी जगह है जो जी, पूरे कायनात में विद्यमान है, तो म्यूज़िक आपके कानों तक कैसे न कैसे पहुँच ही जाता है। ओके, तो मेरी शुरुआत भी वैसे हुई। पहले मैंने सिंगिंग शुरू की थी, मुझे बहुत रुझान रहा म्यूज़िक में और ये प्रतिभा मुझे मेरी माताजी से मिली, ओके, मम्मा से मिली। और म्यूज़िक सीखने के बाद वैसे ही जैसे एक दिन म्यूज़िक मेरे जीवन में आया, वैसे ही कथक आया कि मैंने यूट्यूब पे कथक देखा। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पे मैंने कथक देखा, उससे पहले मैंने टेलीविज़न पे देखा। मुझे आज भी याद है, महाराज जी का कोई प्रोग्राम चल रहा था। हम्म, दूरदर्शन पे जो वार्षिकोत्सव या ऐसे रंगमंच प्रोग्राम होते हैं, वो लोग आर्टिस्ट बुलाते हैं। वहाँ मैंने महाराज जी का प्रोग्राम देखा एंड आई वाज़ स्टन्ड टू वॉच दैट परफॉर्मेंस कि पहली बात तो वो एक मेल डांस कर रहे थे। मेरे लिए तो वो बड़ा हाँ, आश्चर्यजनक था, है ना? क्योंकि कथक के मैंने अंदर, जितने भी लोग देखे, तो मुझे वो बहुत स्ट्राइक किया कि एक मेल डांस कर रहा है, वो भी इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। एंड जो पैरों की एनर्जेटिक थाप थी, जो तत्कार लयकारी थी, उसने मुझे इतना प्रभावित किया। आई वाज़ सीकिंग कि व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? ये मैंने हम्म, कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी। हम्म,
तो वहाँ से वो रुचि, वो जिज्ञासा जागृत हुई जी। और वो इतनी ऐसे जागृत हुई कि मुझे कब कथक मेरे जीवन में आया और वो यात्रा बिल्कुल शुरू होती चली गई और मैं आज कथक के क्षेत्र में पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ। तो कथक की जब शुरुआत हुई आपको लगा मेरे को इसको सीखना है, तो आपने ऑनेस्टली बताऊँ जी, तो ये सोचा नहीं था क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रेम करना शुरू करते हैं, तो उसका क्या गंतव्य होना है, आप कहाँ पता नहीं निर्धारित कर पड़ता। पाएँगे। हुँ, और चैलेंजेस ये थे कि सोशल एक्सेप्टेंस एज़ यूजुअल हमारी सोसाइटी में किसी भी यूनिक चीज़ को लेके जल्दी से होता नहीं है। तो मेरे साथ भी चीज़ें हुई। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जब मैंने कथक की क्लास के लिए मैंने खुद का एनरोलमेंट करवाया, तो 3 साल तक मैंने इसे मम्मा को पता था और मैंने क्लासेस ली एंड फैमिली में सबको डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि दिस काइंड ऑफ क्लासेस आई एम टेकिंग। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना किसी उम्र में एक शौक, एक परवान चढ़ता है, तो हुँ, मुझे कथक ने इतना प्रभावित किया था कि उसके अलावा मुझे उस वक़्त कोई और चीज़ इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। और उसी का नतीजा ये भी रहा कि जब मैं बहुत टाइम ऐसा भी था कि मैं बहुत जो घरानेदार क्लासेस होती हैं, बड़ी एक्सपेंसिव होती थी, तो मैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती जी, थी। मुझे आज भी याद है जवाहर कला केंद्र में जैसे ही कोई कार्यशाला होती थी, मुझे बस ये था मुझे जाके देखना है, तो बहुत ओके, सा कथक तो मैंने देख-देख के सीखा है। ओके, कई बार तो मैं वहाँ डोर पे खड़ी हूँ एंड दूर से देखा है क्योंकि बहुत जगह एक्सेस नहीं होते हैं। ऐसे देख के मैंने कथक सीखा है, लेकिन कथक के लिए जो प्रेम था वो इतना उम्दा लेवल पे था कि सीखना है। और जैसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो ये हुँ। राहें बनती गई और मैं करती गई और आज इसी का ही परिणाम है कि मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी मैंने। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय थिंग। तो जब इनिशियल स्टेज में आप कथक सीख रहे थे, आपने कहा कि शुरू में आपने घर में रिवील नहीं किया, यस, लेकिन यस। जितना मुझे मालूम है कथक के लिए बहुत रियाज़ करना पड़ता है, बिल्कुल, घंटों-घंटों बाद बिल्कुल, नाचना बिल्कुल। पड़ता है और हमको घुंघरू बाँधने पड़ते हैं। जी। बिकॉज़ उसके बिना अधूरा-सा लगता है कि हम जो नृत्य कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? तो इसको कैसे मैनेज किया और किससे सीखा आपने? हाँ, ये सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि रियाज़ के लिए आर्टिस्ट नीड अ स्पेस। जी, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज ही और वहाँ घर से में आपने शुरू हुआ बता नहीं था। रखा था, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। प्रैक्टिस कहाँ नहीं करते बाद थे? में तो उनको पता चला जी, डेफ़िनिटली बट इनिशियल लेवल पे बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बताया सोशल एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ की नहीं है तो आप पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, हुँ, राइट? और मैं थोड़ा डरी हुई भी इसलिए थी कि अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो देन जिस किसी चीज़ को छोड़ने का डर होता है ना, तो आप उसको करते हैं लेकिन आप उसका बहुत प्रोटेक्शन आप वहाँ पे लागू कर देते हैं। करेक्ट, देन रियाज़ का ऐसे रहा कि मैंने जैसे बताया मैं आज जहाँ भी हूँ सिर्फ़ मम्मा की वज़ह से हूँ। जी, मम्मा इज़ अ ट्रू सपोर्टर, अ ट्रू स्पिरिट, मोटिवेशनल स्पिरिट फॉर मी। ओके, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आफ्टर कॉलेज के हुँ, बाद में जब सब बच्चे घर चले जाते थे, मैं कॉलेज में अपना रियाज़ करती थी। क्योंकि वहाँ पर एक तो शैक्षणिक संस्थान है, प्लस मुझे ये था दिस इज़ अ वेरी सेफ प्लेस जहाँ आई कैन डू माय रियाज़ क्योंकि उस वक़्त मैं मेरा बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर भी कर रही थी। तो मैंने ऐसे रियाज़ शुरू किया कि जहाँ भी मुझे जो स्पेस मिला, जहाँ मैं कोचिंग्स पढ़ाती थी या जहाँ मेरा एकेडमिक्स चल रहा था, वहाँ पर आफ्टर द स्पेस जब वो स्पेस वैकेंट होता था, आई डू माय रियाज़। तो आपने पढ़ाई भी करी और साथ-साथ बिल्कुल, अपने नृत्य को भी जारी रखा। बिल्कुल। हाँ, येस, आई एम अ डबल मास्टर्स ओके, एंड डबल बैचलर्स, ओके, फर्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड सेकंड इन कथक। ओके। तो मुझे अपने सभी व्यूअर्स को बताइए कि देव नंदनी ये कथक होता क्या है? ये कहाँ से आया? जी। और कथक मैंने जितना कथक के बारे में देखा है हमारे राजस्थान में होता है और हमारे पास ही उत्तर प्रदेश भी है। थोड़ा हुँ। इसका डिटेलिंग में थोड़ा बताइए। अ, मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जी, उसके अनुसार मैंने ये देखा है कि इसका उत्पत्ति अ, और राजस्थान के कई कलाकार, जी। जैसे चूरू जिले से गंगानी फैमिली हुँ। और ये वहाँ पे यूपी में इसको संरक्षण मिला, उस वक़्त राजस्थान में नहीं मिला। ओके, मतलब ओरिजिनली आपको लगा जितना पढ़ा हाँ, है ना? येस, वो अकॉर्डिंग टू राजस्थान द से हुआ बुक्स, लेकिन फिर वो येस, यूपी इट्स चला नॉट गया ऑन वहाँ माय से इसको पर्सनल और ओपिनियन, येस। ओके। लेकिन यूपी में नवाब वाजिद अली शाह कहते हैं ना आर्टिस्ट को भी आर्ट कला को भी हाँ, संरक्षण की लखनऊ ज़रूरत के होती है। वाजिद अली शाह। बिल्कुल। जी। वो अपने आप में बहुत बड़े आर्ट लवर थे। उनके लिए हुँ, ये भी कहा जाता है ब्रिटिश रूल में कि दिस किंग इज़ नॉट बोर्न फॉर रूल, ओके। ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ कल्चर। हुँ,
तो और उनका वाकई में नृत्य संगीत कला के प्रति उनका जो लगाव और उनका प्रेम इतना था, उन्होंने खुद ने इसके बारे में कुछ प्रोडक्शंस बनाए एंड जी। इट्स वेरी रेयर ऑफ दैट टाइम जी। दैट अ किंग हिमसेल्फ मेड सच प्रोडक्शन। अच्छा। रहस, एक दो उनकी बहुत सारी पोइट्रीज भी उन्होंने लिखी, ठुमरी, बंदिशें, और लखनऊ के एस्थेटिक भाव पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। ओके। और उन्हीं के संरक्षण के तहत कथक का सबसे बड़े पैमाने पर जो काम शुरू हुआ जी। वो उत्तर प्रदेश में हुआ, और वहाँ से ओके। सबसे बड़े लेजेंडरी बिरजू महाराज जी और अच्छा। उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा घराना वहाँ पर आज भी काम कर रहे हैं। ओके। तो इसका फिर ओरिजिन कथक का उत्तर प्रदेश से माना गया और वहीं पर ही इस कला को संवर्धन संरक्षण मिला। पर हम जब जब यूपी का जनरली देखते हैं, जो अभी आपने बात बोली थी कि घरानों को लेके, या शुरुआत में हमने एक भी देखा कि उत्तर प्रदेश में, हमें थोड़ा फिल्मों में भी देखा, आपने जब वाजिद अली शाह की बात करी तो हमने मैंने देखी शतरंज के खिलाड़ी, उस पर उनके कैरेक्टर को दिखाया था, और कई फिल्मों के ऊपर देखा कि वहाँ पे कथक को एक डिफरेंट प्रकार से, मेरे ख्याल से हमारे शैली में बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया, और राजस्थान में इसका कोई डिफरेंट प्रकार का वो था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं ये तो नहीं कहूँगी डिफरेंट प्रकार, जी। क्योंकि इट्स द नो बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट हर चीज़ जी। समय के साथ बदलती हैं। जी। ठीक है, तो कथक का भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा कि पहले वो टेम्पल से निकला, टेम्पल से फिर वो मुगल एरा में गया, फिर मुगल एरिया से वो कॉमन लोगों तक पहुंचा, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ जो रॉयल घराने या रॉयल पीपल होते, दे कैन अफोर्ड आर्ट, हाँ। they can afford such kind of classical arts to hear, listen and practice. करेक्ट। So वहां से निकलते निकलते अब बॉलीवुड फिल्म्स तक भी पहुंचा कथक। अच्छा। तो अगर मैं एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव जी। की बात करूं तो पहली बात तो देखा जाए कि संगीत और नृत्य और ड्रामा जीवन में मानव जीवन के रसों को अनुभूति करने के लिए, आनंद करने के लिए इनका निर्माण किया गया है ना। तो एंटरटेनमेंट फैक्टर इज देयर, ओके। वो आप उसको वहां से डिनाई नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं कर सकते। सेकंड, आपने मुझसे पूछा कि आपने फिल्म्स में जो देखा, फिल्म्स में मैं कहूँगी कि फिल्म्स की अपनी डिमांड होती है, थीम होती है, अपना एक फिल्म के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। दैट्स नॉट पर्टिकुलर डेडिकेटेड टू कथक, दैट पार्ट ऑफ ए कथक, वहाँ पे कथक का यूज लिया गया है, बट कथक पे फिल्म नहीं बनाई गई जी। यस। सो हम जो पुरानी मूवीज में देखते हैं, कथक इज द ओनली स्टाइल जो हिंदू और मुस्लिम दोनों एरा में, इट्स द वन ऑफ द सिंगल आर्ट स्टाइल इन डांस जो दोनों एरा को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, या दोनों एरा में उसने अपना कथक का सबसे बड़ी बात ही यही है कि वो एक ऐसा समुद्र है, इजी टू, बिल्कुल वो अडेप्टेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी है कि वो हर एरा में फिट होके उसने अपनी आइडेंटिटी को खोने नहीं दिया। ओके। तो आप जो फिल्म से देखते हैं दैट इज मोर इम्पैक्टफुल फ्रॉम लखनऊ घराना, क्योंकि जयपुर घराना बहुत हद तक भक्ति प्रधान है। उसमें लयकारी, फुटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी एंड वीर रस वो प्रधानता ज्यादा है, जबकि लखनऊ में एस्थेटिक और खूबसूरती, नजाकत, अंदाज, वो वहाँ का उसका शैली का सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है। तो नंदी, वापस आपके करियर पे आते हैं। जब आपने इसको डांस को सीख लिया तो फिर आपको स्टेज का मिली पहली परफॉर्म करने के लिए, फिर आपको लगा कि ना अब तो मैं स्टेज के ऊपर तैयार हूँ, आपने सीखा, सब कुछ कर लिया? अगर हम तैयार की बात करें तो आज भी आर्ट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, मुझे आज भी लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुरुजी का अपना 35 साल का करियर है, लेकिन वो आज भी कहते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डांस। तो मेरे लिए तो ये अतिशयोक्ति होगी अगर मैं ये चीज कहूँ कि नहीं, पर फिर भी पहली बार स्टेज पे जाने का एक फियर भी होता है, मजा भी होता है, एक अनुभूति भी होती है, वो सबसे पहला ड्रीम भी होता है एक आर्टिस्ट का कि मुझे जल्दी से जल्दी रंगमंच पे जाना है या मुझे परफॉर्मेंस करना है इन पब्लिक। और एक कलाकार को स्टेज ना मिले तो फिर वो अधूरी भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी अंतिम, मैं कहूंगी कि हर कलाकार चाहता है कि उसकी अंतिम सांस स्टेज पर निकले, तो वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो जैसे एक नदी का समुद्र से मिलना, वैसे ही एक कलाकार का स्टेज पे जाना उसका सबसे बड़ा ड्रीम रहता है। मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई थी 2018 में। उससे पहले मैंने कहीं ग्रुप परफॉर्मेंसेस दी, बट एज एन आर्टिस्ट सोलो आपने 2018 में दिया था सोलो, एंड वो बहुत ही बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। इट वाज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड वी परफॉर्म देयर इन अजमेर नाना सागर झील।
एंड वो पहला मेरा सोलो परफॉर्मेंस शुरू हुआ था। उसके बाद ये यात्रा चलती रही एंड सोलो परफॉर्मेंस से पहले जब मैं ग्रुप परफॉर्मेंसेस कर रही थी तब मेरे जो गुरुजी थे, सबसे पहले मैंने संगीत आश्रम से मेरी जी पहली शिक्षा की शुरुआत हुई, क्योंकि वो नियर बाय था जी और उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं थी। जी I just know this is Kathak and this is I just want to learn. I never imagined any kind of future and career and anything else as an artist. ओके क्योंकि सबसे पहला चैलेंज तो इसे सीखना ही था। जो लालसा थी वो थी सीखने की और इसके माहौल में जाने की। उसके बाद थोड़ा और ईश्वर ने बिल्कुल साथ दिया, मैं संस्थान तक पहुंची। संस्थान पे वहाँ मैंने गुरुजी से शिक्षा ली। उसी दौरान मेरे एकेडमिक्स चल रहे थे एंड आई गट टू नो कि यूनिवर्सिटी में इसको अंडर यूजीसी अप्रूव्ड एक म्यूजिक डिपार्टमेंट है बहुत पुराना, और वहाँ पे कथक को लेके एक प्रॉपर प्रोग्राम हो रहा है। हाँ प्रोग्राम प्रॉपर एक एकेडमिक वो चल रहा है का सिखाने के लिए। देन आई वेंट देयर, आई क्लियर द एग्जाम एंड आई गॉट द सीट। फिर मैंने वहाँ से कथक को पूरा आगे सीखा। इसके बाद मैं कहूँगी मेरी तालीम का सबसे मुख्य चरण जो आया वो था मेरा वडोदरा में जाना। ओके वडोदरा में इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक कॉलेज है जिस डेडिकेटली टू आर्ट, दैट इज महाराज सयाजी राव ऑफ वडोदरा, एंड वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन एंड आई थिंक से कि 24/7 एनवायरमेंट फॉर द आर्ट्स। वहाँ मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ, एंट्रेंस एग्जाम पास किया जी and there I meet my guru, my mentor, my I think I've been searching for long a kind of guru I met there. She is a senior, very senior disciple of बड़े गुरुजी जगदीश गंगानी जी, डॉक्टर प्रीति साठे दामले। तो उसके बाद कथक की जो गहरी बारीकियां थी, कथक की तालीम की जो और गहरे पक्ष थे, वो मैंने उनसे सीखे। ओके तो और उसके बाद आज भी उनसे ये क्रम जारी है। और फिर आप स्टेज करते रहे उसके बाद? हाँ, लगातार उसके आप बाद performance परफॉर्मेंस मिलते का सिलसिला चलता रहा, परफॉर्मेंसेस करते रहे। मैंने कथक सिखाना भी शुरू किया जी। और ये जारी है। तो कथक के अंदर एक मैंने काफी टर्म सुना, स्पिन। स्पिन क्या होता है? मैंने तो क्रिकेट में सुना है। कथक की लैंग्वेज में कहे तो जैसे पायरेट्स, Okay. ठीक है। कथक में चक्कर, कथक चक्र। में चक्रों का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कथक में अगर चक्कर ना हो और वो चक्कर ऐसे नहीं हो, वॉव फैक्टर अगर कथक का है तो वो उसमें से एक चक्कर है। भाव Okay. पक्ष भी है बट चक्कर इज द वॉव फैक्टर ऑफ कथक। ओके तो कथक में इसमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं चक्कर्स को लेके कथक Okay. के। तो कथक में चक्कर लेना, जहाँ पे एक आर्टिस्ट, हाँ हम तो 2-3 राउंड लगा के हमें चक्कर आ जाते हैं, आप लोग कैसे yes. लंबे और लंबे उसी की तैयारी, उसी की शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा क्या के उपहार ही यही है कि जी। ऐसी चीजों की तैयारी कि दिस इज अ वॉव फैक्टर, कि यार ये इमेजिन नहीं किया कि सोचो एक एडी पे आपके एक सेंटर पॉइंट पे आपका पूरा बॉडी घूम रहा है। ओके हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, आप हवा से भी टकरा रहे हो, आप वो ग्रेविटी भी कर रहे हो और आपने आपको बैलेंस भी किया है। तो वो जो चक्कर की तैयारियां हैं, और आपको आईज भी आपके ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, यू आर ऑन स्टेज। ओके तो दैट्स द पावर एंड उसका क्लासिकल की जो यूनिक स्टाइल है, इसलिए क्लासिकल को दैट टॉप स्टाइल्स ऑफ। तो फिर आप आईआईटी बॉम्बे में क्या कर रहे थे? दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। आईआईटी बॉम्बे में एक्चुअली दैट टाइम जो मेरा मास्टर्स में थीसिस जी। वर्क का रिसर्च चल रहा था, इन माय रिसर्च वर्क आई गेट टू नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ डांस डिपार्टमेंट इन इंडिया, बट वहाँ पर अभी प्रोग्रेसिव कुछ काम नहीं हो रहा है। सो आई गेट टू नो कि दैट इन अमंग दैट आईआईटी बॉम्बे में भी एक डिपार्टमेंट है एंड ऐसा ऐसा करके। एंड लकीली उस टाइम मूड इंडिगो करके वहाँ पे एक आर्ट फेस्ट होता है, जी एंड आईआईटी बॉम्बे का बहुत बड़ा फेस्ट होता है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल कम टुगेदर एंड परफॉर्म अ जी। लॉट, एंड वहाँ बहुत बड़े बड़े एक्टर, Perform फिल्म करते डायरेक्टर हैं। भी आते हैं, कॉन्वर्जेशंस करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं। सो व्हाई नॉट, आई थिंक जब हम कहते हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए द यंगस्टर इज द मेन मीडियम, सो आई वाज थिंकिंग व्हाई नॉट शुड गो देयर and made them aware about the culture they are lacking actually. So I went there and वहाँ पर
फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इतने स्लॉट्स थे, आई डिडंट गेट माय स्पेस, बट आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई वांट टू डू मिल समथिंग. गया आपको. यस, तो आई जस्ट ग्रैब इट. ओके. सो आई वेंट ऑन द स्टेज हम्म. एंड मुझसे जस्ट पहले वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे जिन्होंने रैपिंग परफॉर्म करी थी. तो I got inspired from that and I went on stage and I do my padant. Okay. I was like कि this is something that is Indian art. कि वो कहीं पर भी उसकी अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो आपको इस फॉर्म में भी एंटरटेनमेंट कर सकता है, इस फॉर्म में भी आपको पसंद आ सकता है. Then I do my performance as well. And second day they invite me, they ask me for the demonstration for the IIT students and for 3 days it's like a wow. And I'm very happy with that what मैं जो विजन वहाँ लेके गई थी I create that. तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, आपको लोग भी पहचानने लगे कि बिल्कुल, जयपुर बिल्कुल. के आर्टिस्ट हैं तो अच्छा काम बिल्कुल, करेंगे. बिल्कुल. फिर आप बाहर भी गए, उसके Yes, बारे में और बताइए yes, कि yes. आपकी फॉरेन टूर कहाँ पे रहे. वही एक जिज्ञासु पर्सन हूँ मैं. जी. एक जिज्ञासु व्यक्ति की जिज्ञासा खत्म नहीं होती है. जी. तो वही इच्छा मुझे इंटरनेशनल टूर के भी लेके गई. एंड वो तो आप मेरी यूरोप गए थे. हाँ यस जी. यूरोप. उसमें 3-4 हमने सिटीज कवर करी थी. Okay. फ्रांस, जोरिच. देन दैट वाज द वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल. Okay. वहाँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली Okay. है. तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ आपको? का yes. अपने बारे में बताना कैसा लगा और वहाँ से क्या देखा आपने, क्योंकि हम भी बाहर देखते हैं बैले है या अलग अलग प्रकार की चीजें जो हम देखते हैं टीवी के ऊपर देखते हैं खासकर, और आप भी अपनी नृत्य कला को हम बताने गए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत ही उम्दा रहा. Okay. मुझे लगता है मैंने वहाँ जाके जो चीज़ें सीखी, मेरे लिए एक तो आईसाइट ओपनिंग थी. Okay. कि मैं अपने जो मेरे पर्सनल परफॉर्मेंसेस में मुझे काम आई. एंड ये बहुत हमेशा ही फ्रूटफुल होता है कि आप अपनी फील्ड के लोगों से मिले और अलग अलग शैली को जब आप देखते हैं तो आप उनके भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे आप प्रभावित होते हैं. और आप जब उस शैली को समझते हैं तो आपका अपना नॉलेज भी इंक्रीज होता है. Okay. तो वहाँ का सबसे अच्छा अनुभव तो ये था कि पूरा माहौल हर तरह के कलाकारों से भरा हुआ था. वहाँ अलग अलग देशों के जो कलाकार थे अपनी अपनी शैलियों को जो प्रस्तुत कर रहे थे, देखने से लेके उनकी शैली को समझने तक का जो सफ़र रहा, जो इच्छा रही वो उम्दा ऐसी रही कि उसने मुझे वो इंसाइट दिया जो मुझे यहाँ शायद मैं उसको नहीं मुझे मिल पाता. ठीक है. एंड सेकंड, जब हमारी कॉन्वर्जेशंस हुई आर्ट को लेके विद अदर आर्टिस्ट, तो मैंने उनका भी देखा कि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनका वे ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, उनका वे ऑफ माइंडसेट रिगार्डिंग देयर आर्ट. एंड जैसे जहाँ पे कोरिया के कुछ डांसर्स थे, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के थे, ब्राज़ील के थे. तो इट्स आई थिंक दैट वाज द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी. तो वो अनुभव बहुत ही शानदार रहा. सेकंड, मुझे वहाँ ये भी पता चला कि कल्चर इज समथिंग जिसके लिए लोगों को कितना प्यार है. डजेंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडियन और समथिंग, डजेंट मैटर. वहाँ जब इंडियन परफॉर्मेंसेज होनी थी, फ्रांस के लोग मैं देख रही हूँ कि लहंगा चोली पहन के और इंडियन अटायर पहन के, इंडियन मेकअप करके हमसे मिलने आ रहे हैं, हमें देखने आ रहे हैं. तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी. एंड दैट आई थिंक दैट पार्ट वाज द बूस्टर ऑल्सो कि डजेंट मैटर मुझे कथक को सीखने के लिए कितने चैलेंजेस, हर्डल्स पार करने पड़े, बट दिस इज समथिंग आई कैन प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो अब मुझे थोड़ा कथक के बारे में और बताइए. कथक में जो हम घुंघरू का यूज करते हैं, बिना घुंघरू के कथक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. तो अब घुंघरू को बांधने का भी तरीका होता है, वो मेरे ख्याल से जो अलग अलग हमारे यहाँ पे डांसेस हैं, नृत्य हैं, कथक में मेरे ख्याल से बांधना पड़ता है. बाकी में कुछ हमारे पैडल्स वगैरह होते हैं. तो थोड़ा घुंघरू के बारे में बताइए. घुंघरू का कथक में इस तरह से है जिस तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कथक बिना घुंघरू के नहीं हो सकता. नहीं, क्योंकि वो उसका सोल एंड होल है. ओके. क्योंकि कथक के लिए घुंघरू मैं कहूँगी जैसे पूरे अंधेरे के बीच में एक रोशनी की किरण है ना, जिसमें इंसान देख के और अपनी राह ढूंढता है. तो घुंघरू इज समथिंग. घुंघरू के बिना आप कथक को देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप ताल, लय, लयकारियाँ आप दिखाना चाहते हो, जो तैयारी आप दिखाना चाहते हो, घुंघरू कथक की आवाज है. सो घुंघरू के बिना कथक आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हो. सेकंड चीज,
घुंघरू का कथक में भी अपना एक महत्व और एक चरण है. फर्स्ट, इन द वेरी स्टार्टिंग वी बिगिन फ्रॉम 25 घुंघरूस, क्योंकि उनका एक अपना वजन है. वेट उस होता है। वजन के साथ में आपको पैर में वजन के साथ में नृत्य करना है. तो आप सोचिए कोई चीज आपका बॉडी को नीचे से पकड़ रही है, जी ठीक है, लेकिन वो आपको पकड़ने के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग भी दे रही है. जी एंड ताल की समझ के लिए घुंघरू मैं कहूंगी एक कथक परफॉर्मर का सबसे बड़ा अस्त्र है, राइट. एंड उसके बाद में चरण बढ़ता जाता है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25 घुंघरूस, देन 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 till 200. ओके यू कैन यूज द घुंघरूस. और वो जो एक एक बेल है, उस बेल की सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट ये है कि अगर आप बेताला हुए, वो आपसे पहले आपको इंडिकेट कर देगी. हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न वही था. जब हम हम्म. कथक को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब जो डांसर्स होते हैं जब पैर को अपने को जमीन पे डालते थिरकते हैं, हैं. थिरकते हैं, तो बड़ा सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं. अब हमें लगता है कि वो पैर को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि घुंघरू को कर रहे हैं. करेक्ट. तो यू राइटली सेड कि जैसी गड़बड़ करोगे आपको पता पड़ जाए कि आप ताल में या किसी यस में. यस. तो बड़ा ट्रिकी होता है और ध्यान भी रखना पड़ता है. बिल्कुल. मुझे लगता है कि जब गुरुजी कहते थे कि स्टेज पे जब कलाकार खड़ा होता है ना, तो वन मैन आर्मी होता है वो, क्योंकि वो संगीतकारों को भी देख रहा है, वो ऑडियंस के साथ भी उसको अपना एंगेजमेंट्स रखना है, खुद को भी बैलेंस करना है, पढ़ंत सारी करनी है, तोड़े टुकड़े कायदे जो है वो भी पेश करने जी. हैं, और हारमोनियम भी देखना है, नगमा भी देखना है, हाँ. तबले के साथ में जो लयकारी बज रही, उससे मेरे को मेरे घुंघरू को भी साथ में लिंक करना है. कितनी चीजों से सिंग करना पड़ता है. Yes, क्योंकि और आपको yes. इतने सारे म्यूजिक भी बज रहा है, अलग अलग पब्लिक का भी शोर होता है, और आपको देखना होता है कि मैं जो प्ले कर रही हूँ मेरे घुंघरू मेरे साथ सिंग करके बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं. करेक्ट. यस. एंड वहीं पर ही आपकी वर्षों की तैयारी का जो पैमाना होता है ना, वो डिसाइड होता है कि क्या तैयारी हुई है. अच्छा. वो उसका जो स्केल है नापने का, वो वही है कि Okay. वो आप इसलिए ही शास्त्रीय नृत्य को सीखने में और स्टेज तक ले जाने में साल लग जाते हैं. ओके. क्योंकि वहां पे शास्त्रीय नृत्य मतलब शास्त्र से बंधा हुआ. जब कोई चीज नियमों से बंधी होती है तो वहां पे आप गलती नहीं कर सकते हो, गलती की गुंजाइश कम होती है वहां पे. ओके. जबकि अब डांस सीखते हो, मिस्टेक इज हैपन. ओके. लेकिन रंगमंच तक जाने तक जब आप शास्त्रीय नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां पे आप गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते हो, क्योंकि Okay. आपका घुंघरू ही आपका वहां पे सबसे बड़ा मैं कहूंगी गुरु की तरह आपको देता है कि आप यहाँ ताल में हो, यहाँ आप बेताला हो गए, एंड एज ए ब्लिंक ऑन ऑफ एन आई वो सामने नजर आ जाता है. तो इसलिए इस विधा को सीखने में, इसलिए इसे साधना कहा जाता है. बंदी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिना रियाज के और बिना प्रैक्टिस के कोई चीज नहीं होती. तो जितने भी हमने और भी संगीत देखे हैं या इंस्ट्रूमेंट भी देखे, रियाज के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है. ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने घंटे या व्हाट काइंड ऑफ रियाज आप करते हैं अभी. रियाज मेरा बहुत ही एक तो फेवरेट टॉपिक है बात करने के लिए जी. क्योंकि रियाज एक तरह का मनन और चिंतन है. जी. रियाज एक ऐसी चीज है कि उसका जिस तरह से हम कहा था ना, मीरा जी कृष्ण जी की भक्ति में डूब गई थी, तो रियाज का मतलब है फुल सरेंडर. ओके. यू सरेंडर योरसेल्फ टू द आर्ट, और रियाज एनीथिंग जिसके लिए आप खुद को सरेंडर कर देते हैं. और आई थिंक वही एक रास्ता भी है टू मीट द अलमाइटी. इसलिए कहा जाता है कि एक कलाकार को देखिएगा आप, उसकी स्पिरिचुअल लेवल कितनी हाई रहती है, उसकी संस्कार या उसकी एनर्जी कितनी हमेशा स्पिरिचुअल लेवल पे हाई रहती है. रियाज का मेरा एक अपना खुद का भी डेफिनेशन है. री आज, री मतलब पुनः, याज मतलब आज. कि डोंट ड्रॉप योर रियाज फॉर टुमारो, कल कर लेंगे. हाँ, कल कर लेंगे. मेरे लिए री आज, आज अभी इसी वक्त, और एवरी डे इज रियाज. तो दिस इज माय डेफिनेशन फॉर रियाज. एंड रियाज के लिए मैं रियाज अगर उसको हम इस तरह से देखा जाए तो रियाज एक तरह की तपस्या है, और तपस्या के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो है फोकस. आपका एक फोकस को लेके मेरा एक बहुत ही फेवरेट दोहा है कबीर दास जी का. माला कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, माला कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुहा चहु दिशा
तो ये सिमरन नाही। कि ओके अगर आपका मन, आपका चित्त चारों दिशाओं में है तो आप किसी भी साधना को कर नहीं सकते, फोकस नहीं है फोकस नहीं कर सकते। तो मैं ये खुद के लिए भी बहुत अप्लाई करती हूँ कि अगर मेरे लिए वो डेडिकेटेड नहीं है, और एक बहुत फेमस कोट भी है कि आर्ट नर्चर्ड इन लोनलीनेस ओके एंड एग्जिबिटेड इन परफॉर्मेंस। तो रियाज आपको खुद से मिलवाता है, ओके और रियाज की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो जितना अकेले में किया जाएगा ना, उसका परिणाम आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। ओके तो रियाज इज अ ग्रेट मेडिटेशन। रियाज के बारे में आप चाहे पूरे दिन बात कीजिए, रियाज इज समथिंग, उसके लिए जितना भी बात की जाए कम है। ओके नाउ टेल मी अबाउट कि जो अब हमारी सोसाइटी में कथक के प्रति किस प्रकार का रुझान है, अभी आप किस प्रकार से देखते हैं कि इस कला को हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और आपके क्या व्यूज हैं? अभी कथक को लेके काफी अच्छा काम हो रहा है। ओके सोशल एक्सेप्टेंस बहुत आ गई है। ओके इसको लेकर जो नजरिया जो पुराने जमाने में था, वो स्टूडियो टाइप अभी ब्रेक हो गया है। ओके एंड बहुत रुचि भी ले रहे हैं आने वाले पीढ़ी भी, और हमारे पेरेंट्स भी। बट एक चीज का मैं एक जगह जो ये जेंडर बायस है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जब हम लेजेंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी लेजेंड्स हैं, बिरजू महाराज जी हैं, गंगानी सर हैं, उदय शंकर जी हैं, दे आर द एपिटोम ऑफ डांस एंड लेजेंडरी पीपल ऑफ डांस। एंड दे आर मेल हाँ, एंड दे आर मेल्स। ओके बट जब मैं देखती हूँ कि जब एडमिशन्स के लिए पेरेंट्स आते हैं जी एंड इफ दे हैड सिबलिंग्स, कि एक लड़की है और एक लड़का है, तो दे आर मोस्टली इन्वॉल्विंग कि लड़के को तो हम तबले में डालें और लड़की को हम कथक करवा देंगे। ओके तो इट्स माय स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट कि जिस तरह से नॉलेज का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ इनफैक्ट आप हाँ, देखिए कि जो खाने की इंडस्ट्री है हाँ, जो है ना, yes. उसमें तो सारे के सारे शेफ जो हैं दे आर वो मेल्स। सारे यार मेल्स हैं। हाँ, तो दिस स्ट्राइक मी व्हेन नॉलेज इज जस्ट ऑक्सीजन फॉर एवरीवन, व्हाई नॉट द आर्ट? अगर मैं अभी भी देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में तादाद लड़कियों की ज्यादा होगी एडमिशंस जी में या करने में। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि पेरेंट्स का, ये सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है कि ये लड़कों के लिए नहीं है या लड़के इसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी, अगर मैं कथक आर्टिस्ट की बात करूं, दे आर मेल्स। इनफैक्ट नंदनी आपको शायद याद होगा, अभी साल भर या 1.5-2 साल पहले एक फिल्म आई थी करण जौहर की, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। यस यस। उसके अंदर इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो आलिया भट्ट के फादर थे और रणवीर सिंह के ससुर साहब, वो कथक के अच्छे नृत्यक डांसर हुआ करते थे, और जब रणवीर उनके घर जाता है वो सीखता भी है और फिर वो एक बार परफॉर्म भी करता है। एंड दैट्स अ बिग मैसेज इन दैट मूवी आल्सो। मेरे को लगता है कि ये वो बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज था उसमें, और उसमें आप उसकी जर्नी भी देखिए। जब आलिया भट्ट के फादर की क्या जर्नी रही, उनके अपने फादर ने उन्हें एज ए डांसर एक्सेप्ट नहीं किया था पहले, बट हिज मॉम नो कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता है। जी एंड दैट्स द सेम हैपेंस कि सोसाइटी जब मूवीज को वॉच करे तो उससे कुछ जो अच्छे मैसेजेस हैं वो जस्ट देखे ही नहीं, उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करें। करेक्ट। इनफैक्ट मैं आपको और बताता हूँ कि करण जौहर ने एक और फिल्म बनाई थी, सूट ऑफ द ईयर, उसके अंदर उसका एक सॉन्ग है राधा तेरा छल्ला, और करण जौहर ने भी कई प्रोग्राम्स के अंदर उसको परफॉर्म किया है, और जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको भी कथक काफी आता है। बट मुझे लगता है बॉलीवुड का या हमारे हिंदी फिल्म जगत का और कथक का बहुत बड़ा साथ है। उसके लिए एक दिन हम आपके साथ एक अलग से जरूर एक प्रोग्राम करेंगे, और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलूंगा आज के प्रोग्राम को भी देखें और उस प्रोग्राम जब भी आएगा उसको भी जरूर देखिएगा। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा एक तो जेंडर के प्रति आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई सब लोग सीखिए इस कला को। व्हाट अबाउट आपने कुछ ऑनलाइन भी कुछ किया है अपने लिए, और एक आपका खुद का एक स्टूडियो है, उसके बारे में आप बताइए क्या नाम है उसका और क्या कर रहे हैं उसके अंदर आप? यस, पहले तो मैं जो लिटरली अभी चाहती हूँ इस फील्ड में करना, दैट इज नृत्यशाला इंडिया मेरा विजन है। और मैं जब मैंने ये विजन देखा था, तो जब मैंने उसमें इंडिया लगाया तो आई विजुअलाइज अ बिग मैप ऑफ इंडिया। और मैं ये चाहती हूँ कि इस आर्ट को सीखे क्यों। देखिए आज की जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, करेक्ट। इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हम मेडिटेशन, हम काउंसलिंग सेशन, अभी साइकोलॉजिस्ट कितने ज़्यादा हो गए हैं,
तो मैं अगर ये कहना चाहूँ कि कथक ने मुझे क्या दिया है, तो देयर इज एंडलेस थिंग. कथक गिव मी मेंटल वेलनेस, सेल्फ लव, physical development, healing, a unique identity, and the most important, as a person, become spiritual and self awakening. Okay. So a single art form giving me this much, why I should not learn it? Okay. कि एक आर्ट फॉर्म से देखिए आप कितनी चीजें सीख रहे हैं. बिल्कुल सही एंड बात सबसे बड़ी जो चीज मैं कहूंगी, कथक ने मुझे मेरे लाइफ में कभी अकेलापन महसूस नहीं करवाया. When nobody is with me, my art, आपका डांस आपके साथ है. yes. So और ये कोई ले भी नहीं सकता, ले ये भी तो नहीं आपका सकता. इनवॉल्व Yes, है the ना. most नौकरी में तो डर important लगता thing. है हाँ, कि ये नौकरी मुझसे चले कोई, जाएगी, आप हो एक जाएगा. ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हो करेक्ट. जो आपको अपने लाइफ के कितने एरिया में हेल्प कर रही है. जी. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ लव. करेक्ट. एक आर्टिस्ट को देखना, वो अपनी ही धुन में रहता है. जब उसको संसार से, मेटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ही कम लगाव होता है, उसकी अपनी धुन है, अपनी दुनिया है, और उसे लाइफ को, मुझे लगता है आर्ट ह्यूमन लाइफ में इसीलिए लाया गया ताकि लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग आए, कि जीवन जिया कैसे जाता है एक्चुअली. दैट वाई वी आर, हम इसीलिए सब आर्ट से घिरे हुए हैं, कि वो जीवन जीने का जो एक, मैं कहूंगी ना, एक मंत्रा है. आप किसी भी आर्ट से कनेक्ट हो जाइए, आप 6 महीने बाद आप अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि ये पर्सन मैं नहीं था. मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पास्ट ट्रोमा से हील किया है विद द हेल्प ऑफ माय कथक. जिनको ऐसे कई स्टेज फियर से, कॉन्फिडेंस लेवल से, सेल्फ लव से, लैकिंग ऑफ, कि वो लैक कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. तो एक आर्ट मुझे जब इतना कुछ दे रही है, तो व्हाई आई शुड नॉट इन्वॉल्व इन माय डेली लाइफ. और मैं इसलिए एनकरेज भी करती हूँ कि चाहे कोई भी, इट डजंट अप्लाई जस्ट फॉर कथक, एनी आर्ट फॉर्म, यू शुड वंस लर्न इट, एंड आपको अपने जीवन में उसे जोड़ना चाहिए. बहुत जरूरी है. वो आपका दिमाग खोलता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खोलता है, और आपको एक अलग नजरिए से दुनिया को देखने का, और खुद को, सबसे पहले तो खुद को समझने का एक बहुत बड़ा मीडियम आपके लिए रेडी करता है. तो जो लोग आपके पास नहीं पहुंच पाते, अब उनको आप ऑनलाइन पे भी हेल्प कर रहे हो. यस. बहुत ऐसे अच्छे आर्ट लवर्स हैं जी. एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न आर्ट, टू लर्न दिस अमेजिंग आर्ट फॉर्म. तो हम ऑनलाइन वर्चुअल सेशंस भी मैं लेती हूँ ऑन 1-to-1, एंड मैं उन्हें सब कुछ प्रोवाइड भी करवाती हूँ, एंड मैं फिजिकल सेशंस भी लेती हूँ. सो यस. ठीक है. तो ये नृत्यशाला का और क्या बड़ा विजन है? मैं अगले 2-3 साल में आपको कहाँ देखूं? आपके और हमारे इस कथक को. देखिए, विजन बहुत अच्छा है. गुरुजी एक बात कहते थे, एक अच्छा कलाकार होने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनो. जब एक अच्छा इंसान बनते हो ना, तो वो कलाकार की यात्रा और समाज में उसका ओहदा आप अपनी नज़र में ही पहले बढ़ा देते हो. और नृत्यशाला इंडिया को लेके मेरा विजन ये है कि मैं आगामी कुछ वर्षों में कुछ इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे काम करूं. पहले तो मैं इसको इजी टू एक्सेस करूं, जो लोग भी सीखना चाहते हैं. हाँ, अवेयरनेस के लिए मैं आज यहाँ भी हूँ, कि जो लोग सीखना चाहते हैं, कि हमने सोचा था, हमारा हुआ नहीं, हमने कभी लाइफ में, बहुत सी ऐसी इंडिया की फीमेल्स हैं जिनको जॉब भी करनी होती है, लेकिन उनके कभी सपने होते हैं कि हमें सीखना था, बट उस वक्त हमें टाइम नहीं मिला या फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया. सो आई वांट कि वो सब सीखें. एंड अभी डिजिटल वर्ल्ड का सबसे अच्छा हमारे पास एक इजी मीडियम ये है कि हाँ, आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते तो भी डिजिटल मीडिया आपको पहुंचा सकता है. इनफैक्ट नंदी, मैं आपको बताता हूँ कि आई वाज सर्चिंग कि म्यूजिक में, डांस में जयपुर में कौन काम कर रहे हैं. मैं आपको देखो, मैं कई बार व्यूअर्स को बताता हूँ कि मैं अपने गेस्ट को इतने साल से जानता हूँ, बट मैंने आपको वहाँ ढूंढा, फिर मैंने थोड़ा पढ़ा और मैंने आपको फोन किया. आपने 1-2 बार मुझसे बातें करी और आप राजी हुए कि नहीं, चलिए हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं. एंड दैट्स इंटरेस्ट मी मोस्ट कि ये अवेयरनेस ऑफ कथक के लिए एक पॉडकास्ट है, या एक हम बातचीत करने वाले हैं, तो मुझे उसमें बहुत रुझान बढ़ाया. नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए. तो नंदनी, आप ज़ूमदिन के शो में रहे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. आज मेरे लिए शो बहुत ही ना डिफरेंट प्रकार का था, और मैंने कथक के बारे में इतनी सारी जानकारी ली, और मेरे व्यूवर्स भी जो इस शो को देखेंगे, आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा. तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सारा समय दिया. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नृत्यशाला. जाते होते कुछ हमें और सुना दीजिए. हाँ, जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि
बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या जो एक्सपायर लर्नर्स हैं कथक जी। के, मैंने ये देखा है कि नियर बाय क्लासेस में उनका रुझान ऐसा रहता है कि पास में है, हम क्लास ले लेते हैं जी। और वहीं से कथक सीख लेते हैं। दिस इज माई आई एम स्टैंड ऑन दैट मैसेज कि आप जब एक इतनी खूबसूरत विधा के लिए अपना वक्त निकाल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो आप ज़रूर पता कीजिए कि आप कौन से गुरु के पास ये शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ नियर बाय डेस्टिनेशन के चलते कि पास में कोई क्लास है, वहाँ पे डलवा दिया, जी। कथक सीख रहे हैं, वो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए रियल और ऑथेंटिक नॉलेज नहीं अच्छा देगा। गुरु होना बहुत ज़रूरी यस, है जगह। एक सही गुरु के लिए, एक सही शिक्षा के लिए सही गुरु होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 कविता भी सुना दीजिए, छोटी 2 लाइनें। एक बहुत पुराना हमारा, जब मैं मध्यमा कर रही थी उस वक़्त का एक बड़ा फ़ेवरेट कवित है जी, मेरा, आज भी मैं करती प्लीज़। हूँ। ता दिंदा, तिक दिंदा, तिक दिंदा। शीश मुकुट मुख बंसी बाजे, चपल नयन कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद मोहन मुस्के, माधव 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 माधव। Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving. Get moving. Get inspired.